बच्चों नमस्कार। ये कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का पेपर है। त्रैमासिक परीक्षा के लिए नए ब्लूप्रिंट पर आधारित पेपर बनाया गया है। आप इसको देख करके इसकी अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही पेपर आकर्षक बनाया गया है। इसमें ज़्यादातर संभावना है कि त्रैमासिक परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आएंगे और आप अपनी तैयारी भी इसके द्वारा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला है जैसे कौन सा युग्म संभव नहीं है, यानी ये क्वांटम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है कि कोई क्वांटम संख्या में कौन सा युग्म संभव नहीं है। तो ये देखो जरा, अगर इसका हम डी आंसर देखा तो n बराबर 3, यानी n का मान अगर 3 होगा तो l का मान 1 संभव है, हो सकता है, लेकिन m का मान -2 संभव नहीं हो सकता, क्योंकि m का मान l के मान पर निर्भर करता है। अगर l का मान 1 है तो m के मान हो सकते हैं -1 से लेकर के +1 तक, यानी -2 नहीं हो सकता। तो आंसर हुआ डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें कि किस नियम के अनुसार नाइट्रोजन में 3 आगुमित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर है हुंड का नियम, क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरते हैं, बाद में जोड़ा बनाते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को जरूरी बोलना है। इसके बाद समस्थानिकों में किसका अंतर होता है। तो आंसर है न्यूट्रॉन का अंतर होता है। उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। तो एफ उपकोष में जो कक्षकों की संख्या है वो 7 होती है। आपको जैसे कि पता है कि एस उपकोष में 1 होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 होती है और एफ में 7 होती है। तो इसका मतलब केवल इतना है कि आपको अंदाज़ा लगाना है। आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर बनाया गया है, यानी बाकी क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। निम्न में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व किसकी होती है। तो ये होती है क्लोरीन की। अगर इसका दूसरा पेज देखा तो दूसरा पेज ये देखो जरा, ये है इसका लास्ट जो है sp3 में एस लक्षण में कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो sp3 में एस लक्षण कितना प्रतिशत है। तो ये हुए 4 चीज़ें हैं। तो ये हुआ एस लक्षण हुआ 25% और पी लक्षण हुआ 66.6%, 75%। ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, यानी बी आंसर। इसके बाद खाली स्थान भरना है। ये भी प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन है। पहला नंबर दहन ऊष्मा में डेल्टा ई का मान हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। XeF2 में संकरण कौन सा पाया जाता है, sp3d पाया जाता है। 1 फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होती है, हमेशा 0 होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है। बेंजीन के 1 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब एक पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन के 1 मोल में 6 तो कार्बन होते हैं। 6 कार्बन के साथ 1 कार्बन की अगर अपन परमाणु की संख्या देखा तो कितनी होती है, 6.023 तो इसमें अपन 6 का गुणा अलग कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 1.8 आ जाएगा और फिर 10⁻24 हो जाएगा। यदि कक्षाओं की संख्या 3 है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो आंसर हुआ 9, क्योंकि कक्षकों की संख्या के वर्ग के बराबर होती है। तो 3 × 9। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी पर आधारित है। काय पर आधारित है, यह परमाणु भार पर आधारित, यानी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और ये भार पर आधारित है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर में देखो जरा, पहले नंबर पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, जे थॉमसन ने। इसके बाद है मार्स गैस, ये मार्स लिख गया है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र लिखना। तो मार्स गैस का रासायनिक सूत्र होता है, मार्स मान होता है कीचड़, तो इसका मतलब हुआ CH4 यानी मीथेन। जेल डॉल विधि से किस तत्व का आकलन करते हैं। तो आंसर है इसका नाइट्रोजन का। सिरका का IUPAC नाम क्या है। तो सिरका कहलाता है पतला एसीटिकम यानी एथेनोइक एसिड। मुक्त घूर्णन किस बंध में संभव है। तो वो होता है सिग्मा बंध में, क्योंकि वह सिंगल होता है, पाई बंध में संभव नहीं होता है। NH3 में आबंध कोण कितने अंश का होता है, जो होता है 107 डिग्री। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि NH3 में संकरण तो sp3 पाया जाता है। तो sp3 के अनुसार इसकी संरचना चतुष्फलकीय होनी चाहिए और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है NH3, क्योंकि इसमें बंध कोण ना तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ना ही संरचना समचतुष्फलकीय होती है। जबकि इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है और बंध कोण 2.5 डिग्री घट जाता है। एक लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन के पास जो होता है तो कितने होता है, 107 डिग्री का होता है। शुद्ध जल का pH कितना होता है। तो वो 7 होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कौन से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की आपको परिभाषा होगी पता। क्या परिभाषा है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की मांग पर बहुआबंध द्वारा जुड़े 2 परमाणुओं में से किसी एक पर जब पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से विस्थापित हो जाते हैं तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर इसका हम तीसरा पेज देखें तो तीसरा पेज सही जोड़ियों का आ गया है। इसमें देखो जरा, इस तरफ H2O है, लेफ्ट हैंड पर H2O है, तो इसके सामने क्या बनेगा आप बता सकते हैं कि कौन सा वो बनेगा स्ट्रक्चर, मतलब सामने संरचना कौन सी होगी। तो H2 के पास देखो जरा 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, यानी F आंसर हुआ। हीरे की संरचना समचतुष्फलकीय यानी D आंसर। तीसरा है सबसे अधिक बंधन ऊर्जा किसकी होती है। तो ये नाइट्रोजन की होती है, यानी G आंसर हुआ तीसरे का। प्रकाशक समावयवता आपको पता होगा केवल वे दर्शाते हैं जिनमें
कैरल कार्बन होता है, यानी एफ आंसर। कैरल कार्बन पता होगा आपको कि जिसके कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से संतुष्ट होती हैं उसे कैरल कार्बन कहते हैं। इसके बाद आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या कहलाता है कि जिसमें जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अभी बताया था कि मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार पर आधारित है और आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसके बाद है जेनोन टेट्राफ्लोराइड, इसकी जो संरचना है वो वर्ग समतलीय होती है, यानी सी आंसर छठवें का। इसके बाद 7वां नंबर सर्वोच्च ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसका आंसर हुआ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय होता है। इसके बाद हुंड का नियम। तो हुंड का नियम अभी बताया था कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरते हैं, बाद में जोड़ा बनाते हैं। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हटकर बनता है। इसमें डी कक्षक अर्धपूरक या पूर्णपूरक होता है, तो क्रोमियम में होता है अर्धपूरक, तो बनेगा 3d5 4s1, और कॉपर का बनेगा 3d10 और 4s1। इसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकारक को उदाहरण देकर समझाइए। एल्कीन एंजाइम, ठीक है। इसके बाद श्रृंखलान ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब अगला पेज अगर देखें तो ये आ गया। अगला पेज है इसका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव सामान्य ताप पर H2O द्रव्य और H2S गैस क्यों है। पूरे क्वेश्चन आप देखते जाएं और इनको तैयारी करें तो आपके समझ लो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि इसमें लगभग ऐसे क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही शामिल किया गया है। इसके बाद इसका लास्ट पेज अगर देखें तो ये देखो जरा, इसमें सब पूरी क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पहला है कैथोड किरणों की विशेषताएं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। कक्षा में अंतर, ठीक है। इसके बाद ये देखो जरा O2 का अणु कक्षा का आरेख बनाना है। सिग्मा और पाई बंद में अंतर लिखना है। IUPAC नाम बताना, जैसे क्लोरोफॉर्म की हम IUPAC नाम बता देते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का होता है ट्राईक्लोरोमीथेन, मैथिल अल्कोहल का होता है मैथेनॉल, फार्मेल्डिहाइड का होता है मैथेनल, और एसीटिलीन का होता है एसीटिलीन। तो एसीटिलीन है भाई, इसको कहेंगे अपन एथाइन, ठीक है। 2 कार्बन तो एथाइन कहलाएगा। इसके बाद निम्न के संरचना सूत्र बनाना है, तो ग्लूकोज, यूरिया, एसीटोन और 2,3 डाइब्रोमो पेंट 2 इनके IUPAC नाम बना, इनके सूत्र बनाना है। इसके बाद हेल्स का नियम लिखिए, अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिए। जैसा कि पता है कि हेल्स का नियम क्या होता है कि कोई अभिक्रिया एक पद में हो अथवा अनेक पदों में अभिक्रिया में होने वाला कुल एंथैल्पी परिवर्तन एक समान होता है। बम कैलोरीमीटर, ये डेल्टी का मापन करने के लिए बम कैलोरीमीटर हो गया। इसके बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को विस्तार से समझा, इन्हें चित्र बनाकर बताना, नरस समीकरण। इस तरीके से आप पूरा पेपर हल करके देख लें और अपना समय करके समय मेंटेन करें कि किस तरीके से आप 3 घंटे में पूरा पेपर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसका आंसर देखने के लिए। अगला वीडियो देखें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।